कुलभूषण जाधव मामले में नीदरलैंड के हेग में इंटरनेशनल कोर्ट में भारत का पक्ष वकील हरीश साल्वे ने रखा। साल्वे ने पाकिस्तान के उन सभी आरोपों को खारिज किया जिसके आधार पर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। साल्वे ने कहा, कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा किया गया था, उनसे दबाव बनाकर बयान दर्ज करवाया गया। कबूलनामे वाले वीडियो से छेड़छाड़ भी की गई है। पाकिस्तान की सैन्य कोर्ट में तथाकथित सुनवाई का भारत को कोई सबूत नहीं दिया गया। भारत को जानकारी मीडिया से मिली। जाधव को काउंसलर की मदद भी नहीं दी गई। न माता पिता को मिलने दिया गया, न 16 बार राजनयिक मदद की गुहार के बाद भारतीय राजनयिकों को मिलने की अनुमति दी गई। वियना संधि में राजनयिकों से मिलने की अनुमति देने की बात है, जिसका पाकिस्तान ने सरासर उल्लंघन किया है। भारत को आशंका है कि कहीं कुलभूषण को पाकिस्तान में फांसी न दी जा चुकी हो, क्योंकि वो कहां है और किस हाल में है इसकी भारत के पास कोई जानकारी नहीं है। साल्वे ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कुलभूषण की रिहाई की मांग की, साथ ही सुनिश्चित करने को कहा कि पाकिस्तान कुलभूषण को फांसी न दे और इंटरनेशनल कोर्ट के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करे। Despite India's requests, Pakistan has denied consular officers the right to visit Jadhav. The denial of access to Jadhav has resulted in consular officers of India being unable to arrange for legal representation of Jadhav and to assure themselves also of his safety and his well-being in custody. भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट ने जासूसी के इल्जाम में 11 अप्रैल को फांसी की सजा सुनाई थी। भारत का आरोप है कि कुलभूषण को ईरान से अगवा करके मार्च 2016 में बलूचिस्तान लाकर उस पर झूठा केस दर्ज किया गया था। भारत ने कुलभूषण को राजनयिक मदद देने की 16 बार अपील की थी, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार इनकार कर दिया। पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत ने 8 मई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की थी। कुलभूषण जाधव की फांसी पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 9 मई को अंतरिम रोक लगा दी थी। इससे पहले 18 साल पहले भारत और पाकिस्तान इसी कोर्ट में आमने सामने हुए थे, जब पाकिस्तान ने हस्तक्षेप की मांग की थी कोर्ट से। भारत ने उनकी नौसैनिक जो उनका विमान है उसको मार गिराया था, ये बात कहकर कोर्ट में घसीटा था। वैसे अभी पाकिस्तान की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक को खत्म करने की मांग करते हुए तलाक के लिए नया कानून लाने की बात कही है। ट्रिपल तलाक की जगह नया कानून लाने की बात केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई में कही। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, पाक बांग्लादेश जैसे कट्टरपंथी देश भी अब सुधार की ओर बढ़ रहे हैं, पर हम धर्मनिरपेक्ष देश होने के बावजूद इन मसलों पर आज तक बहस ही कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक के साथ साथ हलाला और बहुविवाह पर भी सुनवाई की जाए, क्योंकि तीनों मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अटॉर्नी जनरल ने कई देशों में वैवाहिक कानून की लिस्ट भी कोर्ट को दी, साथ ही देश के 4 हाई कोर्ट के आदेशों का भी हवाला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास सीमित समय है, ऐसे में निकाह, हलाला और बहुविवाह पर सुनवाई नहीं की जा सकती। अभी हम सिर्फ सीमित समय में 3 तलाक मामले की सुनवाई ही करेंगे, बाकी मामलों की सुनवाई पर बाद में विचार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, तलाक के तीनों फॉर्म को रद्द कर दिया जाए तो मुस्लिम पतियों के पास क्या विकल्प होगा। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केंद्र इस पर कानून लाने को तैयार है, इस मुद्दे पर कोई वैक्यूम नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पर्सनल लॉ की भी समानता के अधिकार और लैंगिक समानता के अधिकार से तुलना होनी चाहिए। 3 तलाक संविधान के विपरीत है, ये महिलाओं के समानता के अधिकार और उनके मानव अधिकारों के खिलाफ है। शादी और तलाक का किसी धर्म या धार्मिक प्रथा से कोई लेना देना नहीं है। किसी के जीवन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ट्रिपल तलाक पर कड़ी टिप्पणी की थी, इसे शादी खत्म करने का सबसे खराब तरीका बताया था। ऐसे यूपी में 17th यानी 17वीं विधानसभा के पहले सत्र का आज पहला दिन था, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामे की सारी हदें पार कर दी। लोकतंत्र को शर्मसार करने के लिए जो हो सकता था, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने यूपी विधानसभा में आज वो सब किया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान चेयर की ओर कागज के गोले बनाकर फेंके। यूपी में कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए सदन में जमकर नारे लगाए और सीटियां तक बजाई। हंगामा कर रहे समाजवादी पार्टी विधायक बेंचों पर भी खड़े हो गए और उन्होंने पोस्टर लहराकर योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के विधायक हंगामा करते हुए चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंच गए और वेल में खड़े होकर हंगामा करने लगे। सरकार ने हंगामे को बेवजह बताते हुए आरोप लगाया कि ये चुनाव हारने की तिलमिलाहट है। 5 साल कुशासन क्यों रहा, सुशासन क्यों नहीं रहा और उत्तर प्रदेश में गुंडा राज क्यों रहा, आज उन्होंने अपना परिचय समाजवादी पार्टी ने हाउस के अंदर दिखा दिया। तक जिन लोगों ने प्रदेश का शोषण किया, अपराधियों को, भूमाफियाओं को, बलात्कारियों को जिन लोगों ने संरक्षण दिया, वह सरकार के कामों को पचा नहीं पा रहे हैं।
और 50 दिन की सरकार के काम पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आज जो भी सदन के अंदर हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दलित, पिछड़े और मुसलमानों का घनघोर अपमान किया जा रहा है, उत्पीड़ित किया जा रहा है। ऐसे समय में राज्यपाल का अभिभाषण का जोर शोर से सभी दलों ने विरोध किया। हंगामे के बीच ही राज्यपाल ने अभिभाषण पूरा किया। यूपी विधानसभा का सत्र 22 मई तक चलेगा। इस दौरान सदन की 6 बैठकें होंगी। 6 दिन में विधानसभा सत्र के दौरान जीएसटी स्टेट बिल भी पेश किया जाएगा। पहले दिन की कार्रवाई के सीधे प्रसारण के लिए विशेष इंतजाम किए गए। तो विपक्ष की तरफ से लगातार हो रहे हंगामे के चलते राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की चुप्पी के बीच आज केजरीवाल की पत्नी ने पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा पर हमला बोला। सुनीता केजरीवाल ने कपिल मिश्रा पर आज सुबह ट्विटर से निशाना साधा। उन्होंने कपिल मिश्रा को धोखेबाज बताया और केजरीवाल पर लगाए गए सभी आरोपों को झूठा करार दिया। कुदरत का कानून कभी गलत नहीं होता। कपिल ने विश्वासघात और झूठ के बीज बोए हैं, इसलिए वो जैसा बोएंगे वो वैसा ही काटेंगे। कपिल मिश्रा ने भी केजरीवाल की पत्नी को ट्विटर से ही जवाब दिया। उन्होंने लिखा, सुनीता केजरीवाल जी सच में अनजान हैं। वो अपने पति के पतन से परेशान हैं। उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा। सुनीता केजरीवाल जी साधना में रत पत्नी हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि उनके घर में कैसे कैसे कुचक्र रचे जाते हैं। वो अपना धर्म निभा रही हैं। कपिल मिश्रा ने सुनीता केजरीवाल के खिलाफ सीधे कुछ कहने से इनकार कर दिया, लेकिन साफ किया कि अस्पताल से छुट्टी मिलते ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ हवाला, काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग की सीबीआई और सीबीडीटी से लिखित शिकायत करेंगे। दिल्ली के पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा ने सीएम केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई में 3 शिकायतें दर्ज कराई हैं। कपिल मिश्रा ने दिल्ली के टैंकर घोटाले में एसीबी को केजरीवाल के खिलाफ अहम दस्तावेज सौंपे हैं। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के विदेश दौरे की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग पर भूख हड़ताल पर है। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर आम आदमी पार्टी को मिले चंदे की जानकारी चुनाव आयोग और इनकम टैक्स विभाग से छिपाने के भी आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा का समापन करने पहुंचे। अमरकंटक पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने नर्मदा मंदिर में विशेष पूजा की। इस दौरान मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद रहे। पूजा के बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने मां नर्मदा के संरक्षण के लिए नई योजना का भी ऐलान किया। जब वक्त बदलता है तो कहां से कहां पहुंचा देता है। और जब अधिकार भाव प्रबल हो जाता है, कर्तव्य भाव क्षीण हो जाता है, तब ये समस्याएं पैदा होती हैं जो आज हमें नर्मदा सेवा के लिए निकलना पड़ा। नर्मदा सेवा यात्रा में शामिल होने के लिए पीएम मोदी दिल्ली से विशेष विमान के जरिए जबलपुर पहुंचे, जहां से हेलीकॉप्टर से वो अमरकंटक गए। नर्मदा सेवा यात्रा की शुरुआत 11 दिसंबर 2016 को नर्मदा के उद्गम अमरकंटक से हुई थी। 148 दिन के दौरान नर्मदा सेवा यात्रा ने करीब 3,500 किलोमीटर का सफर तय किया। नर्मदा सेवा यात्रा उज्जैन, इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर और रीवा डिवीजन के 16 जिलों से गुजरी। नर्मदा सेवा यात्रा के समापन समारोह की सुरक्षा के लिए 4,000 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। समापन समारोह में लोगों को पहुंचाने के लिए करीब 5,300 बसें लगाई गईं। तो नर्मदा सेवा यात्रा के समापन समारोह के दौरान 5 लाख लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। एसएल ग्रुप के 90 साल होने पर दिल्ली में कल शाम एक समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर आए। प्रगति की राह प्रशस्त कर, छेड़ दे खुशियों की धुन, नई नस्ल है तैयार तेरी, लेकिन एक उम्मीद नहीं, जय बेटी, जय बेटी, चलना तेरी नियत। एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने 5,000 करोड़ रुपए के साथ डीएससी फाउंडेशन की शुरुआत की। पीएम ने सराहना की। लकीर पर चलेंगे तो एक का एक ही लाभ होगा, एक के सामने एक का ही लाभ मिलेगा, लेकिन
इस नए रास्ते से हम 10 या 100 गुना लाभ ले सकें, इस DSC फाउंडेशन का काम उसको पहुंचाना होगा। और समाज में अपनी मुसीबतों से लड़ने की शक्ति लोगों में पैदा करनी होगी, कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी, ये हम सबका मानना है। सारथी अपने आप में साथी भी है। इस सारथी के माध्यम से अधिकारों की पूर्ति कैसे हो, कर्तव्य की अनुभूति कैसे हो और कर्तव्य का दायित्व निभाने का प्रयास कैसा हो, उसका एक अच्छा सा जुड़ाव उसके अंदर नजर आ रहा है। मैं इस कल्पना के लिए आपको बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि समाज के उन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति में टेक्नोलॉजी के उपयोग से लोगों की सहायता करने का एक बहुत बड़ा काम इसके द्वारा होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एसएल ग्रुप को 100 साल में भी यंग बने रहने की शुभकामना दी। और कोई सोच सकता है कि सॉइल से लेकर के सैटेलाइट तक अपने आप को विस्तार कर देना। आज भी आपने देखा होगा, उन्होंने अपनी पूरी ताकत, जो नया विजन दिया है, जिसको मैं कहूं तो एक सोशल एंटरप्रेन्योर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है। I would like to congratulate the SL Group for its successful 90 years journey, and I appreciate the adjective young at 90. पीएम नरेंद्र मोदी ने एसएल ग्रुप का जन सशक्तिकरण अभियान सारथी भी लॉन्च किया। समारोह में एसएल ग्रुप के 90 साल की कामयाबी के सफर पर एक प्रेजेंटेशन दिया गया। समारोह में कारोबारी क्षेत्र में नाम कमाने वाले खास लोगों का सम्मान भी किया गया। पंजाब के गुरदासपुर में शहीद के परिवार के साथ बेरहमी का एक वीडियो सामने आया है। शहीद कुलवंत सिंह ने पठानकोट हमले में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। थाने से कुछ ही दूरी पर शहीद कुलवंत सिंह के परिवार की बुरी तरह से पिटाई की गई। शहीद के छोटे भाई हरदीप और उनकी पत्नी को विदेश भेजने वाली एक एजेंसी के एजेंट पीट रहे थे, लेकिन ना तो मौके पर मौजूद लोगों ने शहीद के परिवार की मदद की, ना ही थाने में मौजूद पुलिस वालों ने। शहीद कुलवंत सिंह के भाई हरदीप सिंह का आरोप है कि एक एजेंट ने फ्रांस भेजने का झांसा देकर उनसे 9 लाख रुपए लिए थे, लेकिन बाद में वो वादे से मुकर गया। एजेंट ने 4 लाख रुपए तो लौटा दिए थे, लेकिन बाकी 5 लाख रुपए देने में आनाकानी कर रहा था। इसी की शिकायत लेकर वो थाने गए थे, लेकिन थाने से निकलते ही एजेंट और उसके लोगों ने हमला कर दिया। 2016 में 2-3 जनवरी की रात आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था। हमले के वक्त गुरदासपुर जिले के चाक शरीफ गांव के रहने वाले शहीद कुलवंत सिंह ड्यूटी पर तैनात थे। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद कुलवंत सिंह ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। दिल्ली के पंजाबी बाग में एक भीषण सड़क हादसे में 2 स्टूडेंट्स की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वारदात आज सुबह 9 बजे की है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के छात्र सेमेस्टर एग्जाम के लिए नरेला की ओर जा रहे थे। छात्रों की होंडा सिटी कार काफी तेज रफ्तार में थी। पंजाबी बाग इलाके में कार अचानक बेकाबू हो गई और फ्लाईओवर से नीचे जा गिरी। नीचे गिरते ही कार के परखच्चे उड़ गए। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के बाद कार के एयरबैग्स भी पूरी तरह से नहीं खुले। 2 की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने कार में फंसे छात्रों को निकालने में मदद की और आनन फानन में सभी घायल छात्रों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक घायल छात्रों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। भारत में हर साल 1 लाख से ज्यादा लोग सड़क हादसों की वजह से जान गंवाते हैं।